नमस्कार, गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह। बीए पार्ट फाइनल में फर्स्ट यूनिट की जो थर्ड पोइम है, आखिरी पोइम है पोइट्री एंड ड्रामा में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नसीम इज़किल। तो पहले हम पोइट्स के बारे में पढ़ेंगे। नसीम इज़किल, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। उन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के पिता कहा जाता है कईयों के द्वारा। नसीम इज़किल, इनका जन्म हुआ 16 दिसंबर 1924 और इनकी डेथ हुई 9 जनवरी 2004। ही वॉज एन इंडियन जूइश पोइट थे, यहूदी थे। एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। विकीपीडिया के अनुसार ये सब इनके इतना कुछ वो रहे हैं, इतने वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इज़किल was born on 16 December 1924 in बॉम्बे, मुंबई, जो पहले बॉम्बे कहलाता था, वहाँ इनका जन्म हुआ। इन महाराष्ट्र। हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज। उनके पिता बॉटनी के प्रोफेसर थे विल्सन कॉलेज में। एंड हिज मदर वॉज अ प्रिंसिपल ऑफ हर ओन स्कूल, और उनकी माता एक प्रिंसिपल थी ऑफ हर ओन स्कूल। तो एजुकेशन तो इनको अच्छी ही मिली होगी, क्योंकि ये दोनों ही इनके माता पिता अच्छे एजुकेशनल पोस्ट पे थे और अच्छे प्रोफेशन में होने के कारण इनकी अच्छी एजुकेशन तो हुई होगी, ये हम मान सकते हैं। ही वॉज अ फाउंडेशन फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज़ लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पोइट्री इंग्लिश। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनीज़ के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद का जो भारत मान लीजिए, या कॉलोनी ने जो अंग्रेज़ों की जो कॉलोनीज़ ऑल वर्ल्ड में रही, ऑल ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने जो प्रभाव डाला, उस प्रभाव के बाद कैसी दुनिया बनी, उसे कहा जाता है पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। तो भारत में जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया था, यानी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद या अंग्रेज़ों के रहने से जो प्रभाव पड़ा उनकी कॉलोनीज़ का, उस इंडिया में, जैसे हम भी आज इतना इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश हमारी मुख्य भाषा है, तो ये सब प्रभाव पोस्ट कॉलोनियल इफ़ेक्ट माना जाता है कॉलोनीज़ ऑफ ब्रिटिश, उनके कॉलोनीज़ के कारण। तो इन्हें एक फाउंडेशन फिगर माना जाता है नसीम इज़किल को। क्यों? क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल भारत में इन्होंने खास करके पोइट्री के अंदर बहुत अच्छा काम किया। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज कलेक्शन लेटर डे साउंड्स। इस कलेक्शन के लिए, इस पोइट्री कलेक्शन के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में। A.K. रामानुजम को भी पोस्टमसली साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था बाय द साहित्य अकेडमी, इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। भारत की जो नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स है, जो साहित्य की एक बड़ी अकेडमी है जो ये इनाम देती है, वो इनाम इन्हें मिला था 1983 में। इज़किल्स फर्स्ट बुक द बैड डे अपीयर्ड इन 1952। उनकी पहली बुक थी द बैड डे, जो 1952 में आई। ही पब्लिश्ड अनदर वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डेडली मैन इन 1960। उसके बाद इनका जो एक और पोइट्री कलेक्शन आया था, पब्लिश हुआ, वो आया 1960 में। उसका टाइटल था द डेडली मैन। आफ्टर वर्किंग एज एन एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी, लगभग 1954 से 59 तक, 5 सालों तक इन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर के रूप में काम किया ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी। ही को फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जंपो। इन्होंने एक मंथली मैगज़ीन शुरू की जिसका टाइटल था जंपो। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा चलाई गई जो मंथली मैगज़ीन थी उसका क्या टाइटल था। इन 1961 ये जो मंथली चलाई थी, ये 1961 में चली। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो भारत का प्रसिद्ध अखबार है, उसमें वो आर्ट क्रिटिक बन गए। 1964 से लेकर 1964 से 66 तक, लगभग 3 साल तक, 2-3 साल तक इन्होंने ये काम किया। एंड एडिटेड पोइट्री इंडिया, और पोइट्री इंडिया जो मैगज़ीन है उसे भी इन्होंने एडिट किया, उसके एडिटर भी रहे थे। द एग्जैक्ट नेम हिज फिफ्थ बुक, इनकी जो 5वीं मुख्य रचना थी, जो कलेक्शन था, उसका नाम टाइटल था द एग्जैक्ट नेम। हिज फिफ्थ बुक ऑफ पोइट्री वाज पब्लिश्ड इन 1965। Naseem Iskil is often considered the father of modern Indian English poetry by many critics। बहुत से critics आलोचकों के द्वारा उन्हें भारत की मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के पितामह माना जाता है। He was honored with the Padma Shri Award by the President of India in 1988।
तो ये पद्मश्री भी रहे, इन्हें पद्मश्री का जो सम्मान है वो भी मिला 1988 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड द साहित्य अकेडमी कल्चर अवार्ड इन 1983, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। Edgill enriched and established Indian English language poetry through his modernist innovation। उन्होंने क्या किया, एनरिच की, मतलब एक प्रकार से निपुणता विपुणता लाए, एंड एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एस्टैब्लिश किया इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री को। कैसे? थ्रू हिज मॉडर्निस्ट इनोवेशन, उनकी मॉडर्न जो आधुनिक तरीके की उन्होंने इनोवेशंस यूज़ किए, आविष्कार किए पोइट्री के अंदर, जो नए नए तरीके टेक्निक्स का यूज़ किया, एंड टेक्निक्स इनोवेशंस एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत की जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज पोइट्री है उसे काफ़ी विपुण बनाया, एंड प्योरली स्पिरिचुअल एंड ओरिएंटलिस्ट थीम्स, और उनकी जो थीम जो उन्होंने यूज़ की अपनी पोइट्री में वो प्योरली स्पिरिचुअलिस्ट थी एंड ओरिएंटलिस्ट थी, यानी कि ओरिएंट से संबंधित थी, यानी कि जो हमारा लोकल भारतीय कंटिनेंट है, या मान लीजिए जो यूरोप से परे की दुनिया को, और यूरोप से पूर्व की दुनिया जिसे मान लिया जाता है, अंग्रेज़ लोग जो पश्चिम है या यूरोप है उसे ऑक्सीडेंट बोलते हैं, उसके उल्ट ओरिएंटलिस्ट होता है। तो इनकी जो थीम्स थी वो भारत से या भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित ही रहती थी, इसलिए इन्हें भारतीय इंग्लिश पोइट्री का पितामह माना जाता है। ये जो पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएम के बारे में, इट स्टार्ट्स इन अ हाउस एट नाइट, पोएम जो है एक घर में शुरू होती है एट नाइट, रात को, वेयर इट इज़ रेनिंग, जहाँ पे रात को थोड़ी बारिश हो रही है, एंड अ स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन जो है, बिच्छू जो है, इन ऑर्डर टू टेक सम शेल्टर लेने के लिए क्या करता है, कम्स टू द हाउस, घर में वो आ जाता है, क्योंकि बारिश है, पानी में डूबने से बचने के लिए घर में घुस जाता है। द पोएम इज़ अबाउट हाउ द स्कॉर्पियन स्टंग द पोइट्स मदर, पोइट जो है, जो भी स्पीकर है, उसकी माँ को जैसे इन्होंने खा लिया, वो बिच्छू जो काट जाता है, तो उस बिच्छू के काटने के बारे में ही ये पोएम है। एंड द मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन, और जो माँ है उसका जो अपने बच्चों के प्रति प्यार है उसके बारे में ये पोएम है। नसीम रोट दिस पोएम ट्राइंग टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ एंगर, नसीम ने ये जो पोएम लिखी थी वो इम्प्रेशन ऑफ एंगर देने के लिए थी, बट ऑल्सो एन अंडरलाइंग मैसेज ऑफ मदरली लव। इम्प्रेशन ऑफ एंगर क्यों है कि कवि जो है वो तो दुखी है, क्रोधित है कि प्रॉपर इलाज करवाने की बजाय ये जो चल रहा है घर में, और उस बिच्छू के प्रति उसमें एंगर है कि माँ दुखी है, बट ऑल्सो एन अंडरलाइंग मैसेज ऑफ मदरली लव, लेकिन साथ ही माँ का जो प्यार है उसके बारे में एक अंडरलाइंग मैसेज है, एक मतलब मुख्य मैसेज लास्ट की लाइनों में हमें पता चलता है। अलॉन्ग विद अ हिंट ऑफ कल्चर एंड सुपरस्टिशन, और इस पोएम में हमें भारतीय कल्चर में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, सांप का काट जाना, बिच्छू का काट जाना, या और किसी जीव जंतु के द्वारा काट लिया जाना, जहरीले विषैले जीव के द्वारा, उसमें किस प्रकार का भारतीय सोच रहती है उस कल्चर के बारे में, और सुपरस्टिशन किस प्रकार के अंधविश्वास जो फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में भी ये पोएम है। तो ये पोएम और पोइट के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है हम पोएम को पढ़ेंगे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नसीम एजगिल। बहुत ही सिंपल पोएम है, फ्री वर्स है, सिंपल प्रोज की तरह ही है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, मुझे याद है वो रात, अ नाइट, द नाइट, वो रात, वो विशेष रात, अ नाइट नहीं, द नाइट, माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, मेरी माँ को काट लिया गया था बाय अ स्कॉर्पियन। तो ये पैसिव सेंटेंस है जिसमें मदर जो है वो उसे सब्जेक्ट बना के लिखा गया है। तो अ स्कॉर्पियन स्टंग हर मदर, वाज स्टंग कर दिया गया है। 10 hours 10 घंटे ऑफ स्टडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, 10 घंटे तक लगातार जो बारिश हुई, लगातार जो बारिश हुई, उस बारिश ने क्या किया था, उसे वैसे जीव जंतु के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, इट प्रोनाउन, यहाँ हिम यूज़ किया इन्होंने, कि उस बिच्छू को ड्राइव किया, उसे मजबूर कर दिया टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, जो सैक जो कट्टा था चावलों का जो भी डेरी गट्टा था उस बोरी के नीचे वो क्रॉल करके चला गया, मजबूर हो गया क्योंकि बाहर बारिश थी, वो अंदर आया, अंदर उसने देखा कि कहीं छुपने की जगह है तो वो क्रॉल करके वहाँ छुप गया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन
फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम। तो ये जो है उसकी माँ को वहाँ ये काट लेता है। काटने पे क्या होता है, पार्टिंग विद इस पॉइजन, अपने पॉइजन से वो बिछुड़ जाता है, यानी उसका पॉइजन उसने माँ में डाल दिया, काट लिया। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, उसकी जो डायबॉलिक जहरीली जो टेल है, जो उस प्रकार की भयानक टेल है, वो फ्लैश एक मतलब एक झटके में, एक बहुत ही फ्लैश की तरह, बहुत ही क्विकली, बहुत ही रैपिडली वो उसे टेल के अपने पूंछ से वो डार्क रूम में काट लिया। ही रिस्क द रेन अगेन, जब उसने काट लिया फिर वो रेन में फिर बाहर भाग गया, क्योंकि उसे लगा कि रेन में ही ज़्यादा मैं सुरक्षित हूँ। The pigeons came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times. आस पड़ोस में जब पता चला कि कवि की माँ को बिच्छू ने काट लिया है, तो जो किसान आसपास थे या जो भी थे गवार लोग या मान लीजिए गांव के लोग, दे केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लीज, वो मक्खियों के झुंड की तरह दौड़े चले आए। एंड बज्ड यानी कि दे स्पोक, वो मक्खियों की तरह आए और मक्खियों की तरह गुनगुन करने लगे द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, हे भगवान करने लगे 100 टाइम्स। टू पैरालाइज द ईवल वन, और ये ऐसा क्यों कर रहे थे, वो जो ईवल वन था, वो जो बिच्छू था, उसे पैरालाइज करने के लिए, उसे निष्क्रिय करने के लिए, रोकने के लिए। ऐसी मान्यता भारत में रही है कि बिच्छू जब काट लेता है, उसे अगर वो जितना चलेगा, जितना दौड़ेगा वो बिच्छू, उतना ही दर्द उस विक्टिम को होगा जिसे बिच्छू ने काटा है। तो उसे रोकने के लिए, उसे पैरालाइज करने के लिए वो भगवान का नाम लेने लगे। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स, कैंडल और लैंटर्न्स, मोमबत्तियाँ और लैंटर्न्स, लालटेन जो है वो यूज़ करते हुए, थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज़ ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, और जो इसके मड बेक्ड वॉल्स जो थी, जो कीचड़ की दीवारें, कच्ची दीवारें थी, उनके ऊपर स्कॉर्पियन शैडोज़ पड़ रही थी बड़ी बड़ी, क्योंकि वो उस बिच्छू के पीछे दौड़ रहे थे। तो बिच्छू की जो छाया है वो कई जगह बड़ी, कहीं छोटी, या खुद वो उनकी छाया भी है स्कॉर्पियन शैडोज़ की तरह नज़र आ रही थी। दे सर्च्ड फॉर हिम, वो उसके लिए ढूंढते रहे। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो नहीं मिला, बिच्छू दौड़ गया, कहीं भाग गया। दे क्लिक देयर टंग्स, सब ने अपनी टंग से क्लिक करके यानी इस प्रकार का आवाज़ निकाली कि ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर वो बिच्छू को मार देते, ऐसा मान लिया जाता है कि बिच्छू को मार के उसी को गले में बांध लिया जाए तो शायद उसका दर्द कम हो जाता है। ऐसी कुछ मान्यताएं भारत में सुपरस्टिशन रहे हैं। तो वो उसे नहीं ढूंढ पाए बिच्छू को, बिच्छू भाग गया। सब ने जीभ से इस प्रकार की करके आवाज़ निकाली कि ये तो बहुत बुरा हुआ। With everyone that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. With every moment, जिस हर मोमेंट में बिच्छू जो है, दैट द स्कॉर्पियन मेड, जो मूवमेंट स्कॉर्पियन करता है, स्कॉर्पियन जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे चलता है, हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, जैसे जैसे बिच्छू चलता है वैसे वैसे जो जहर है वो माँ के खून में चलता है। दे सेड, उसने, लोगों ने कहा, ये उनकी मान्यता है। तो यहाँ कल्चर, भारतीय मान्यताओं को भी दिखाया जा रहा है। मे ही सिट स्टिल, काश वो कहीं रुक जाए। दे सेड, काश वो बिच्छू है कहीं एक जगह रुक जाए तो दर्द नहीं होगा। दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, वो बोलते हैं आपके जो कर्म हैं, जो पिछले कर्म हैं, पिछले जन्मों के कर्म हैं, जिसके कारण ये दुख हुआ है, वो कर्म आपके जल जाएं, उनके कारण का जो आपका दुख है वो ख़त्म हो जाए, सिन जो पाप हैं वो आपके धुल जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चन्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। दे सेड, उन्होंने कहा, आज जो तुम दुख ले रही हो, आज जो तुम्हें दर्द हो रहा है, काश ये दुख, जो दर्द जो है वो कम कर दे। आने वाले मिसफॉर्चन्स, जो अगले जन्म के तुम्हारे दुख हैं, उन्हें कम कर दे। यानी कि तुम आज जो पीड़ा भोग रही हो वो तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा में ऐड हो जाए, उसका मतलब आपको कंसेशन भी मिल जाए, या फिर आपके पिछले जो हैं वो आपके जल जाएँ, पिछले कर्म। दे सेड, ये भारत की जो मान्यताएं हैं, पाप पुण्य और पुनर्जन्म, उससे संबंधित कर्म और उससे जुड़े हुए संस्कार, संस्कार से जुड़े हुए हमारे जो भी हम फल मिलता है, हमारा भविष्य, हमारा भाग्य, ये सब मान्यताएं जो भारत में चलती आई हैं, उन्हीं को ये शो करती हुई ये पोएम है। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain। वो कहते हैं कि may the sum of all evil, सारी जो बुराई है, बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, ये जो अनरियल वर्ल्ड, क्योंकि भारतीय मान्यताओं में माना जाता है ये जो जगत है ये माया है, मोह माया है, छलावा है, रियल नहीं है। ये जो अनरियल वर्ल्ड है इसमें जितनी ईवल है बैलेंस्ड है,
अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, जो अच्छाई और बुराई के बीच जो बैलेंस है, बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, ये जो सम है या ये जो भी अच्छाई बुराई है वो डिमिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, बाय योर पेन, तुम्हारे दर्द से। तुम्हारे लिए ये अच्छा ही हो कि तुम जिस दर्द सह रही हो वो या तो तुम्हारे पाप धो दे या भविष्य में तुम्हारे पापों का जो फल है वो कम कर दे। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, कि काश ये जो आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि भारतीय मान्यता में माना जाता है कि इच्छाएं या तृष्णाएं जो है वही हमारे कर्मों का कारण बनती हैं, उसी से हमें दुख होता है, क्योंकि हम इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं, कर्म से हमें फल मिलता है, फल से हमें सुख या दुख होता है। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, कि काश तुम ये जो पॉइज़न है, ये जो विष है, तुम्हारे फ्लैश को प्योर कर दे, ऑफ डिज़ायर, इसमें से तृष्णा को निकाल दे, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और तुम्हारे जो महत्वाकांक्षी जो स्पिरिट है, तुम्हारी जो और पाने की महत्वाकांक्षा इच्छाएं हैं, उन्हें मार दे। दे सेड, उन्होंने कहा, दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं, घेरा बना के बैठे हैं, माँ जो है जिसे काटा हुआ है वो सेंटर में बैठी है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उन सब के चेहरों पे अंडरस्टैंडिंग की एक मतलब एक विद्वता वाली बात चेहरे, एक फीस नज़र आती है, जैसे कि वो समझ रहे हैं कि ये दुख दर्द क्यों है, या फिर वो समझ रहे हैं कि माँ को दर्द हो रहा है। तो यहाँ तक हमने पोएम पढ़ ली है, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप यहाँ तक इस पोएम को पढ़ के देखिए, PDF मैंने भेज दी थी। इस पोएम में कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें जो कल्चर और सुपरस्टिशन के बारे में जो बातें हैं उन्हें आप नोट डाउन करें, ताकि जब आप इसका एक बड़ा क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखें तब ये आसानी से आप कर सकें। धन्यवाद।